वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि दोस्तों NICL का नोटिफिकेशन अभी आ चुका है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में फॉर्म फिल करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको ये देखना होगा कि इसमें बॉन्ड कितना है, सैलरी कितनी है और बेसिकली क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें इसमें अमेंड हुई हैं, तो उन सब के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना कोई भी डाउट हो जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं कि जो ये नई वैकेंसी आई है ये दोस्तों बेसिकली 30/3/2017 मतलब कि 30 मार्च से आपका फॉर्म जो है ये स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, और लास्ट डेट होगी वो 20 अप्रैल 2017 है। और इसी दौरान आप पेमेंट भी कर सकते हैं 30/3 से लेकर 20/4 के बीच में, और ऑनलाइन मोड पर फॉर्म फिल करना है, कोई ऑफलाइन तरीका नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट भी आपको करना होगा। और प्रीलिम्स का जो एग्जाम है फेज 1 का वो आपका होगा 3 और 4 जून को 2017, ये टेंटेटिव डेट है बेसिकली। और अगर मैं बात करूं कि जो कॉल लेटर कब से आप 10 दिन पहले से कॉल लेटर आपके डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम से पहले पहले, तो इसको भी माइंड में नोट डाउन करना। और जो फेज़ 2 जो मेंस का एग्जाम होगा वो आपका 2 जुलाई 2017, ये टेंटेटिव डेट NICL की ओर से रखी गई है। ओके, अब कुछ और भी चीज़ें आती हैं कि एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे एग्जाम का प्रारूप जो है वो 2 तरीके से होता है कि पहले आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना है, उसके बाद आपको मेंस के साथ में डिस्क्रिप्टिव देना है, और फिर इन सारे स्टेजेस को क्लियर करने के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर फंडा फॉलो होता है। आगे अगर मैं इसी तरह से बात करूं कि वैकेंसीज कितनी है, देखो इस बार जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 205 केवल टोटल। ठीक है, जिसमें अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए 113 वैकेंसी हैं, और बाकी अदर में SC में 31, ST में 16, OBC में 45। लेकिन सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि ये आपका स्टेट वाइज यहाँ पर कोई फंडा फॉलो नहीं होगा, ये ओवरऑल हम कह सकते हैं नेशनल लेवल पर ये आपका टेस्ट होगा कम्प्लीटली, और नेशन वाइड में ही आपको ये टोटल पोस्ट अलॉट की जाएंगी। तो आप मत सोचना कि आप इस यूपी स्टेट में हैं तो यहाँ पर 2 वैकेंसी 3 वैकेंसी, इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे तब आप यहाँ पर आपको इसी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज अलॉट कर दी जाएंगी। ओके, तो ये नेशनल लेवल पर कंप्लीटली, जैसे कि आपका PO का एग्जामिनेशन होता है IBPS PO का, उसकी तरफ पर ये एग्जामिनेशन है कंप्लीट। ओके, अब कुछ और चीज़ें हमें समझनी होंगी कि प्रीलिम्स में क्या है, प्रीलिम्स में क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। तो जैसा पुराना पैटर्न है प्रीलिम्स का वही इस एग्जामिनेशन में भी है। 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, और इसमें आपका इंग्लिश का टेस्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब जिसमें क्वांट पूछा जाता है, और रीजनिंग, ये आपका 30 का होगा, 30 मार्क्स का। यहाँ पर 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, ये आपका पैटर्न रहेगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि पेपर हिंदी इंग्लिश किस किस में आता है, तो मैं आपको बता दूं कि पूरा का पेपर दोनों मोड में होता है। पूरा पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, लेकिन जो आपका ये इंग्लिश वाला सेक्शन होता है ये केवल आपको प्योर इंग्लिश में ही देने को मिलेगा, इसमें आपको हिंदी की छूट नहीं दी जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की होगी। अगर सपोज करिए आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.25 की पेनल्टी आपसे तुरंत लग जाएगी। ओके, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेंस के टेस्ट की, तो मेंस में आपका पैटर्न कुछ इस फॉर्मेट में है, जैसे कि रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। तो ये सारे के सारे जो हैं 40-40 नंबर के टॉपिक हैं, और ये 40-40 मार्क्स के भी हैं। तो आप ध्यान रखें 200 आपका जो टोटल ये क्वेश्चन है, ठीक है, 200 क्वेश्चन हो गए और 200 नंबर के हो गए, और टाइम जो है वो आपको कंपोजिट टाइम दिया जा रहा है 60/2, 2 घंटे का टाइम है, तो 120 मिनट का टाइम जो है आपको ये दिया जाएगा। यहाँ पर फिर से वही बताना चाहूँगा कि केवल इंग्लिश वाले को छोड़कर बाकी सारा पेपर जो है वो फुल टू आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब दोस्तों इस एग्जाम जो लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेंस तो देना है, साथ में डिस्क्रिप्टिव भी देना है। डिस्क्रिप्टिव में आपका 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव रखा गया है, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 30 क्वेश्चन किस तरह से होंगे कि एक आपका ऐसे निबंध लिखना होगा इंग्लिश में, प्रेसिज राइटिंग लिखनी होगी, और कंप्रेंशन के ऊपर 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर हम एक स्पेशल मॉड्यूल बनाएंगे ताकि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता दें कि क्या प्रारूप आपका वहाँ पर होगा, ऐसे कैसे लिखना है, क्या चीज़ें ऐसे में फॉलो करनी है। दूसरी चीज़ प्रेसिज कैसे लिखनी है मुझे। ओके, और
प्रेसीज में कैसे बनाना होता है, कितना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, सब जानते हैं 1/3 लिखना होता है, किस तरह से लिखना है, सारी चीज़ें हम आगे वाले टाइम पर डिस्कस करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके, इसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, लेकिन अभी आप प्रीलिम्स की ओर ज़्यादा फोकस करें अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, और साथ में मेंस के एग्जाम की ओर फोकस करें। ये टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आप इनको बेसिकली न्यूज़पेपर पढ़ते रहें तो आपको बहुत कुछ आइडिया लगता रहेगा, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करना है सब कुछ पता रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि इनका एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप की हम चर्चा करेंगे ताकि आपको ये चीज़ भी पता चल जाए। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके मेंस के टेस्ट में होगी एज यूजुअल 1/4 मार्क्स, मतलब कि 0.25 की। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर और आती है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और ओपन कर देता हूँ कि ऐसे, प्रेसीज और कंप्रेंशन, ये 3 चीज़ें हो गई। तो एक आपका ऐसे होगा, एक प्रेसी होगी और एक कंप्रेंशन होगा। ये 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का। ठीक है, और ये टोटल जो है 30 मार्क्स का होगा। ये दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि जो प्रीलिम्स का नंबर है वो नहीं जुड़ेगा आपका फाइनल सिलेक्शन में, मेंस के नंबर जोड़े जाएंगे, प्लस आपका डिस्क्रिप्टिव का नंबर जोड़ा जाएगा, प्लस जो आपका इंटरव्यू होगा उसका नंबर जोड़ा जाएगा। तो 3 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो केवल इंग्लिश में होगा और ऑनलाइन मोड पर होगा। इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वहाँ पर क्या होगा कि आपको कंप्यूटर पर लॉगिन करके वहाँ पर आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे होंगे और एक आपको पैसेज के लिए फील्ड मिलेगा। तो कीबोर्ड की हेल्प से आपको वहाँ पर टाइप करना होगा उस प्रॉपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस टेक्स्ट बॉक्स में। ओके, उसके बाद में आप सेव कर देंगे, फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है उसको आप इस तरह से करेंगे, फिर थर्ड क्वेश्चन को फुलफिल करेंगे। ठीक है, ये आपका फंडा है, ऑनलाइन मोड पर होगा, किसी तरीके का कोई पेन पेपर आपको यूज नहीं करने को मिलेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। आई होप ये चीज़ें आपको दोस्तों समझ में आ रही होंगी। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस जारी रखना। कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज ले लो जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी तैयार किया जाते हो। वैसे दोस्तों कोशिश करूंगा कि आपके लिए आने वाले टाइम पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाए हमारे द्वारा भी, इस पर हमारी टीम काम कर रही है। तो अभी हमारे पास में इनफ रिसोर्सेज नहीं है, इस वजह से हम इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर IBPS PO के पहले या फिर उस एग्जाम तक हम पूरी कोशिश करेंगे आपको टेस्ट दिलाएं। लेकिन आप किसी भी मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर लो, सारी अच्छी होती हैं, बस आप प्रैक्टिस अच्छी रखना। ओके, और सॉल्यूशंस मैच करते रहना कि आपका सॉल्यूशन और टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन मैच कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो चीज़ सही है और आप अपने कंसेप्ट पर बिल्कुल बने रहना। ओके, अब फीस स्ट्रक्चर की अगर दोस्तों बात की जाए तो देखो SC ST और PWD इनके लिए 100 रुपीज़ का है, केवल इंटीमेशन चार्ज इनका जाता है, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 रुपये का ये फॉर्म फीस है। ठीक है, तो जनरल चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो OBC हो, ओके, अदर देन SC ST PWD इन सब के लिए क्या है 600 रुपये का एप्लीकेशन है। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूँ एज। ये दोस्तों सबसे ज़रूरी है, इस लाइन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना। इसमें क्या है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आप देख लें। अब मिनिमम एज क्या है 21 वर्ष होनी चाहिए, ये 1/3/2017 को काउंट की जा रही है एज क्राइटेरिया। ठीक है, केवल एज क्राइटेरिया की बात है यहाँ पर। और मैक्सिमम जो है वो 30 साल होनी चाहिए, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30। मतलब कहा जाए कि 1 मार्च 2017 को जो आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, वो बताया गया कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 मार्च 1987। मतलब कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 मार्च 1987 से पहले की है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता, या फिर ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 1996 के बाद की है वो लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह की क्यूरीज को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मत करना कि मेरी DOB इतनी है तो क्या मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूं। आप यहां से दोस्तों चेक कर सकते हैं इस फंडा को इस तरह से, इस स्टेप को पढ़ने के बाद में। ठीक है, और जो रिजर्वेशन है वो एज यूजुअल है SC ST OBC के लिए। जो रिजर्वेशन है वो आपका गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग 5 ईयर्स 3 ईयर्स जिसको रिलैक्सेशन जितना मिलता है हर एक एग्जाम्स में वो इसको यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दे दूंगा, तो आप उसको भी एक बार थोड़ा पढ़ लें, जो भी आपके डाउट्स हो वहाँ पर भी आप क्लियर कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन या परसेंटेज क्राइटेरिया की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो कैंडिडेट जो है उसको एक अपना प्रूफ ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो कब तक दिखाना होगा, 20/4/2017 तक वो क्वालिफाई हो जाना चाहिए। जिन लोगों का रिजल्ट जो है वो जुलाई में आने वाला है या फिर अगस्त में आने वाला है वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आपको रिजल्ट जो है वो 20/4/2017 से पहले आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। ओके, आगे एक बात कही गई है कि अ कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। मतलब कि आप चाहे ग्रेजुएट हो या फिर आप PG किया हो, अपने पोस्ट ग्रेजुएट हो, चल जाएगा इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कही गई है
कि इसमें कहा गया है कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन आइदर ऑफ द डिग्रीज एग्जामिनेशन। मतलब कि देखो SC ST, जो SC हैं और ST हैं, ठीक है, इनके लिए 55% और इनके अलावा जितने भी लोग हैं उन सब के लिए क्या है 60% जो है इस एग्ज़ाम्स में मार्क्स होंगे, तभी वो इस एग्ज़ाम्स में बैठ पाएंगे, नहीं तो नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने स्ट्रेट सीधा कर दिया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब कुछ और डाउट है कि बॉन्ड कितना होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, इसकी भी बात हम कर लेते हैं। तो ये जो नेशनल इंश्योरेंस है इसने ऑलरेडी कहा है कि आप अगर इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम 4 ईयर का आपके लिए बॉन्ड तो लगेगा ही लगेगा। इसमें क्या है कि आपका जो पहला प्रोबेशन पीरियड होता है फर्स्ट ईयर वाला, वो भी इंक्लूडेड है। इसके बाद आपको कंप्लीट जो है वो 4 साल तो गुजारने होंगे इस कंपनी में, उसके बाद ही आप सोच सकते हैं कि कंपनी चेंज करने की या फिर जॉब अपनी चेंज करने की। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि मिनिमम पीरियड ऑफ द 4 ईयर्स का आपका बॉन्ड है। अगर आप बॉन्ड तोड़ते हैं तो जो भी बॉन्ड की पॉलिसी होगी कि आपको इतना वहाँ पर इसका चार्ज देना होगा, तो इस तरह से होता है। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी बात की हैं, डिटेल की हैं, लेकिन जिसको एक बार ये नौकरी मिल जाती है वो छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये जॉब बहुत अच्छी है। अगर बेसिक पे की बात की जाए, बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक पे वो है 32,795 और ये स्केल है आपका पे स्केल एक तरह से। ठीक है, लेकिन अगर जो आपकी टोटल सब कुछ सारे भत्ते लगाकर अलाउंसेस लगाकर जो आपको सैलरी मिलेगी वो लगभग 250,000 प्लस पहुंचेगी आपकी। ठीक है, ये लेकिन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स पर है। ये भी ध्यान रखना कि आप दिल्ली में अगर ज्वाइन करते हैं इसको तो आपकी सैलरी 50,000 प्लस बनेगी, तो आप इसको छोड़ने की तो कभी सोच भी नहीं सकते। अल्टीमेटली बहुत अच्छी नौकरी होगी, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि अगर मैं बात करूं टोटल 205 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत प्रिपरेशन आपको करने की ज़रूरत है। तो ये सारे इसका संक्षिप्त विवरण है। अब मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा इस एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, बहुत ही कूल माइंड से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 205 अगर आपकी वैकेंसीज हैं और अगर आप सोच रहे हैं इस एग्जामिनेशन में जाने की, तो आपके लिए कुछ चीज़ें जिन पर आपको फोकस बहुत ज़्यादा करना होगा। वो किस सेंस में बता रहा हूँ, क्योंकि एक तरह से देख सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन जो है इसका लेवल अपने आप में ही इंक्रीज हो जाता है जब यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप देखो 205 वैकेंसीज हैं, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी होंगी कि आपको प्रैक्टिस सेट जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। कुछ लोगों के डाउट आएंगे कि कौन सा प्रैक्टिस सेट ले लूँ, तो जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ओके, तो आप उनको परचेस कर लें। सारे अच्छे हैं, किसी भी तरीके का कोई टेस्ट बेकार नहीं है, लेकिन आप वेराइटीज़ के टेस्ट सॉल्व करें, ये मेरा कहना है, ऐसा मानना है। ऐसा क्यों? आप सपोज करें कि कोई A1 क्वालिटी का कोई टेस्ट है, कोई A2 का है, कोई A3 का है, तो अब आप नंबर ऑफ 3 तरीके की टेस्ट सीरीज को आप ले रहे हैं, तो आप वेराइटीज़ क्वेश्चन ज़्यादा बना रहे हैं, आपको डिफरेंट पैटर्न्स मिल रहे हैं, नए नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो इसका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं पर मिलता है। तो प्रीवियस ईयर के सेट सॉल्व करने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है दोस्तों। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि देखिए, अपना सेल्फ एवोल्यूशन कि आप किस तरह से अपनी गलतियों से सीखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें तो अपनी जो एरर्स हैं उन पर काबू रखें और उनसे रोज़ सीखें, ये आपको फ़ायदा करेगा। डेली रूटीन बनाएं अपना, रिवीजन कैसे करनी है, कैसे हमें उठना है, सारी चीज़ें। वैसे मैं चाह रहा हूँ कि एक आपके लिए कंप्लीट आपके डेली रूटीन को एक तरह से कैसा होना चाहिए, एक जेनरिक वे में एक वीडियो आप तक दूं, ताकि जो लोग उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें वो इम्प्लीमेंट करें। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सबको अप्लाई करना है, सबकी अपनी लाइफ है और किस तरह से जो मैनेज कर पाएँ वो कर ले, लेकिन एक जनरल एक तरीका हो सकता है कि एक एस्पायरेंट को किस तरह से मूव करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो इस तरह से मैं एक सेशन तैयार कर सकता हूं आपके लिए, जो रियली बहुत, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो एक आपको पॉजिटिव व्यू जरूर देगा, उससे किसी तरीके का कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन आपकी रेगुलरिटी वहां पर बहुत अच्छी बन जाएगी। ओके, तो ये 3-4 फैक्टर हैं। प्रैक्टिस सेट आपको यूज़ करना है, रिवाइज करना है, टाइम टू टाइम पर अपना एनालिसिस करते रहना है। इन चीज़ों से ही आप अपने आप को आगे कर सकते हैं। और कंपटीशन तो बहुत यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, ये बिल्कुल फ्रैंक मैं आपको सारी चीज़ यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और कि इसका एक स्मार्ट वे में सिलेबस क्या होना चाहिए कि इन एग्जामिनेशन को तैयार करने से पहले हमें कौन कौन से टॉपिक जो हैं जिन पर फोकस करना है, तो ये चीज़ मैं आपके लिए सेपरेट बनाकर जरूर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा और बहुत जल्दी ये वीडियो आप तक आ जाएगा 1 से 2 दिन में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सिलेबस जो भी बताऊँ उसमें हर एक चीज़ बारीकी से कवर हो और 2 तरीके से हो। एक हमारा हो जनरल व्यू क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन में, और इसमें फिल्टर हमें क्या करना है, पहले फेज में कौन कौन से टॉपिक जो है ये हमें तैयार करने हैं। ठीक है, सब कुछ वही होगा जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रायोरिटी वाइज हम उसको
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी है। ओके, इससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन जब हमारा पास ज़्यादा है तो हम उसको आसानी से जल्दी कवर कर सकते हैं। ओके, तो दोनों पैरेलल आपको चलना होगा। जो बड़े टॉपिक है उनको आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, कुछ छोटे छोटे टॉपिक और भी हैं उनको भी आपको साथ में ले चलना होगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे। साथ में आप यहाँ पर जो अदर इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं आप इनको जरूर विजिट करें, इनमें बहुत कुछ आपको दिया है। और आप लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। साथ में आप हमारी वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें एडिटोरियल्स के लिए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।